1.4 बिलियन लोग, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार, लेकिन फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में आज तक भारत नहीं पहुंच पाया है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत हारता क्यों है, सवाल ये है कि आखिर भारत पहुंच क्यों नहीं सकता। 1.4 billion people, a growing economy, and a nation that dreams of becoming a superpower. Yet, when the FIFA World Cup kicks off on the 11th of June, the Indian tricolour will be missing. लेकिन कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। साल 1915 में भारत ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन टीम वहां गई नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस समय ना तो टीम के पास अच्छे रिसोर्सेज थे, ना ही ट्रैवल करने का खर्चा। लेकिन इन्हीं कारणों में सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वह भारतीय फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल को लेकर इतना गंभीर था ही नहीं कि उनको वर्ल्ड कप की कुछ पड़ी हो। में we were Asian Cup champions, we beat Korea in the final. Then we were in the Olympics, we came fourth. And we beat Australia in their Olympics photo. Then in 70s we beat France, man. 70 में I think 1-0 we had a match and we beat France. So when we were having these results and same in hockey, दोनों का डाउनफॉल कटे। लेकिन 1956 में भारत ने ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया, एशिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक। कोच साइद अब्दुल रहीम के दौर में भारतीय फुटबॉल अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन इसके बाद गिरावट शुरू हुई, और गिरावट सिर्फ मैदान तक नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी आई। ये कहानी मोड़ लेती है फुटबॉल के मैदान से अदालत के कमरे की तरफ। दशकों तक भारतीय फुटबॉल फेडरेशन AIFF पर राजनेताओं का कब्जा रहा। पहले कांग्रेस नेता प्रेमचंद दास मुंशी, उसके बाद NCP नेता प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल ने लगभग 2020 तक भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को चलाया। स्पोर्ट्स कोर्ट्स के मुताबिक उनकी 12 साल की समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन चुनाव टलते रहे और फिर इसके बाद भी ये 2 साल तक कुर्सी पर बने रहे। मई 2022 में इस मामले में कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और पटेल को कुर्सी पर से हटाया और एक नई कमीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त की जो कि एक फेयरली चुनाव करा सके। लेकिन मामला यहाँ से और उलझा। आरोप लगे कि पटेल ने फीफा को चिट्ठी लिखकर भारतीय न्यायालय के इंटरफेरेंस की शिकायत की, और इसका नतीजा ये हुआ कि फीफा ने AIFF को 2022 में सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब था भारत की महिला दोनों टीम कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका तो हम लोगों को अक्टूबर 2022 के होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी खोने के कगार पर थे, जिसकी पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। जल्द ही जल्द सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को भंग किया और वापस फेडरेशन को AIFF के हाथ में दिया, जिससे कि बैन तो कुछ दिनों में हट गया, लेकिन पूरी दुनिया देख चुकी थी कि भारतीय फुटबॉल मैदान से ज्यादा नेताओं की कुर्सी तक सीमित रह चुका है। राजनीति शांत भी नहीं हुई थी और भारतीय फुटबॉल के सामने एक नई समस्या आकर खड़ी थी, जो थी पैसा। 2014 में ISL लॉन्च हुआ, इंडियन सुपर लीग। इसको भारतीय फुटबॉल का भविष्य बताकर लॉन्च किया गया था। इसका सीजन 1 काफी ज्यादा फंटास्टिक रहा। हर मैच में लगभग 25,000 प्लस दर्शक रिपोर्ट किए गए। Sushant Matthew goes for goal! It's unbelievable! Oh, what a goal that is from the substitute, Sushant Matthew. He'll be next to collect the yellow card. लेकिन एक दशक बाद दर्शक घटकर आधे रह गए। टीवी पर देखने वाले 42 करोड़ से घटकर 13 करोड़ हो चुके थे। ISL क्लब हर सीजन लगभग करोड़ों का लॉस उठाने लगे, क्योंकि क्लब्स के पास IPL के जैसा कोई स्ट्रॉन्ग लीग मॉडल नहीं था। 2025 में हालत इतनी खराब हुई कि AIFF के कमर्शियल पार्टनर FSDL के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी 2025 में समाप्त हुआ और नई बोली में एक भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिला। नतीजा पूरा ही ICL सीजन को टालना पड़ा। क्लब्सों ने खिलाड़ियों की सैलरी रोक दी, अकेडमियों ने कोचेस को फायर कर दिया। जो फुटबॉल लीग भारतीय फुटबॉल की रीढ़ बनने वाली थी, आज वही सांस लेने के लिए जूझ रही है। लेकिन इस कहानी की सबसे गहरी जड़ मैदान के सबसे नीचे से शुरू होती है, ग्रास रूट फुटबॉल से। AIFF ने ब्लू क्लब नाम से एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को लॉन्च किया था, लेकिन इसी समय यूथ क्लब का 42 करोड़ से बजट घटाकर 43 करोड़ कर दिया गया था। बजट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इज हाफ द बजट ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। मतलब 750 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अगर 10 से 20 करोड़ बजट है, इंडियन फुटबॉल का बजट 40 करोड़ है। AIFF के पास 40 करोड़ रुपए है पूरे इंडिया के लिए। अब क्या करोगे इसमें?
स्कूल सत्र पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते पूरा सिस्टम ही गायब हो जाता है। बच्चों के पास कोई स्पष्ट रास्ता ही नहीं होता जो उनको एक स्कूल फुटबॉलर से प्रोफेशनल फुटबॉलर में कन्वर्ट कर सके। अच्छा टैलेंट पुल के नीचे मौजूद भी है, वो ऊपर पहुंचते पहुंचते एक नैरो ड्रेन में फंसकर खत्म हो जाता है। कोचेस बोलते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग की कमी नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन और मेंटलिटी की काफी ज्यादा समस्या है। मिडिल क्लास फैमिली ये नहीं समझ सकती कि एक एथलीट की जरूरतें किस तरीके से पूरी की जा सकती हैं। लेकिन इन सब से ऊपर एक सांस्कृतिक सच्चाई, भारत में क्रिकेट कोई खेल नहीं बल्कि धर्म बन चुका है। मीडिया का ध्यान, कॉर्पोरेट पैसा, मिडिल क्लास का सपना, सब कुछ क्रिकेट की तरफ खींचा चला जाता है। अब ऐसे में चाहे फुटबॉल कितना भी पुराना और जोशीला खेल क्यों ना हो, हमेशा दूसरे नंबर पर ही रह जाता है अपने ही देश में। भारतीय फुटबॉल का सपना मरा नहीं है, वो बस इंतजार में है कि कोई आए और सिस्टम को बदल सके। जब तक खिलाड़ियों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, बोर्ड रूम में राजनीति नहीं खत्म होगी, तब तक भारत के पास टैलेंट तो होगा लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो ये थी इंडियन फुटबॉल, जो कि अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना और मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, कहाँ गलती है, कहाँ काम किया जा सकता है। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, टेक केयर।